दोस्तों, कहानी में और भी ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अब सागर की भाभी चाहती है कि सागर उसे भरपूर प्यार दे और उसकी दिली ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन मैं उसकी शादी में शरीक नहीं हूँगा और उसने मुझे थैंक यू कहा, पर मेरे मन में तो उसके लिए सिर्फ नफरत थी जो गाली के रूप में बाहर आ ही गई। इतना कहकर मैं नीचे आ गया। मैंने अश्विनी को नीतू के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया ये मैं नहीं जानता। शायद इसलिए कि उसे ये जानकर जलन और दुख होगा, या फिर शायद इसलिए कि कल को वो सबसे मेरे और नीतू के बारे में कुछ न कह दे, या फिर इसलिए कि उसका गंदा दिमाग इस सब का गंदा ही मतलब निकालता और फिर मेरा गुस्सा उस पर फूट ही पड़ता। मैं नीचे आया तो सब मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि छत पर जब मेरी आवाज ऊंची हुई तो वो सब ने सुनी थी, पर मैं कहा क्या ये वो सुन नहीं पाए थे। उनके लिए तो मैं अश्विनी को झाड़ रहा था। भाभी ने कहा कि मैं खाना खा लूं, पर मैं बिना खाए ही बाहर चल दिया। भूख तो लगी थी पर मन अब घर में रहने को नहीं कर रहा था। मैंने बाहर से फ्रूट चाट खाया और नीतू को फोन किया। उसे मैंने जरा भी भनक नहीं होने दी अभी क्या हुआ। बात करते करते मैं एक बगीचे में बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे प्रकाश मिला और मेरी हालत देखकर वो समझ गया कि लौंडो इश्कबाजी में दिल तुड़वा चुका है। उसने मुझसे लड़की के बारे में बहुत पूछा और मैं उसे टालता रहा, ये कहकर कि उस बेवफा को क्या याद करना। मैं शाम को घर आया तो किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। चाय पी और आंगन में लेटा रहा। तभी वहाँ गोपाल भैया आ गया और मुझे ताना मारते हुए बोला, मिल गई छुट्टी। मैं एकदम से उठ बैठा और उसे सुनाते हुए कहा, मुझे तो छुट्टी नहीं मिली, पर आपकी तो बेटी की शादी है, आपने कौन से झंडे गाड़ दिए। अभी भी तो कहीं से पीकर ही आ रहे हैं। वो कुछ बोलने को आया पर ताई जी को देखकर चुप हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में घुसा और भाभी को आवाज देकर अंदर बुलाया। रात के खाने के समय ताई जी ने फिर मुझे बात सुनाने के लिए बोली, भाई क्या जमाना आ गया है। चाचा की शादी हुई नहीं और हमें भतीजी की शादी करनी पड़ रही है। दीदी क्या करें, बाहर जाकर इसके पर निकल आए हैं, तो ये हमारी क्यों सुनेगा। माँ ने कहा। मैंने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। सर्दी शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैं दरवाजा भेड़ कर लेटा था कि भाभी हाथ में दूध का गिलास लेकर आई। आते ही उन्होंने शाल उतार कर रख दी। उन्होंने साड़ी कुछ इस तरह पहनी थी कि उनका वे कुछ उठाने का नाटक करने लगी, पर मेरा दिमाग तो उनकी सौतेली बेटी के कारण पहले से ही आउट था। मैं एकदम से उठ बैठा और उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर बिठाया। भाभी के चेहरे पर बड़ी कातिल मुस्कान थी। वो सोच रही थी कि आज उन्हें मेरा प्यार मिल ही जाएगा, जिसके लिए वो इतना तड़पी हैं। क्यों करते हो ये सब, मैंने उन्हें थोड़ा डांटते हुए कहा। मैंने क्या किया, भाभी ने अपनी जान बचाने के लिए कहा। ये जो अपने जिस्म की नुमाइश करके मुझे लुभाने की कोशिश करते रहते हो। ये सुनकर उनकी शर्म से आंखें झुक गई। बोलो भाभी, क्यों करते हो आप? आपको लगता है कि इस सब से मैं पिघल जाऊंगा और आपके साथ प्यार करूंगा? अब भाभी की आंख से आंसू का एक कतरा उनकी साड़ी पर गिरा। ये देखकर मैं पिघल गया और समझ गया कि बात कुछ और है जो भाभी मुझे बता नहीं रही। मुझे अपना देवर नहीं दोस्त समझो और बताओ कि बात क्या है। क्यों आपको ये जिल्लत भरी हरकत करनी पड़ती है? ये सुनकर भाभी एकदम से बिफर पड़ी और रोने लगी। रोते रोते उन्होंने सारी बात कही। तुम जानते हो ना अपने भैया को? बताओ, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? इतने साल हो गए शादी को और मैं आज तक माँ बन नहीं पाई। बताओ क्यों? सारा दिन नशा कर कर अपना सारा किस्म खराब कर लिया, तो ऐसे में मैं क्या करूं? कहीं बाहर इसलिए नहीं जाती कि पिछली बार की तरह बदनामी हुई तो ये सब मुझे मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ आज से देखना शुरू किया। तुम्हारी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। तुम्हें बचपन से बड़े होते देखा है। भले ही अब माँ बनने की उम्र नहीं मेरी, कम से कम तुम्हें एक बार पालूं तो दिल को सुकून मिले। भाभी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत है, पर ये सब करना इसका इलाज तो नहीं। आप डाइवोर्स ले लो और दूसरी शादी कर लो, मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा। नहीं सागर, ये मेरी दूसरी शादी है और अब तीसरी शादी करना या करवाना मेरे परिवार के बस की बात नहीं। मेरे लिए तो तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। रहम खाओ मुझ पर। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर मुझे 2 पल की खुशियाँ मिल जाएंगी? उन्होंने फिर रोते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैंने उनसे दूर होते हुए कहा। क्यों? भाभी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता। तो थोड़ी देर के लिए कर लो, उन्होंने मिन्नत करते हुए कहा। नहीं भाभी, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। एक बार सागर, बस एक बार। भाभी प्लीज चले जाओ, मैंने उन्हें थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्योंकि उनकी आंखों में मुझे भूख नजर आ रही थी। भाभी की बातों से उनका दर्द मैं समझ सकता था, पर एक उलझन थी। उन्हें बच्चा चाहिए या फिर मेरा उनके साथ कुछ भी करना बहुत गलत होता, इसलिए मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। भाभी उठ के जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी
ताई जी से कहो कि गोपाल भैया को नशा मुक्ति केंद्र भेजे। थोड़ी तकलीफ होगी पर वो धीरे धीरे संभल जाएगा। फिर हो सकता है कि आपके रिश्ते उसके साथ सुधर जाएं। और प्लीज किसी और के साथ कुछ गलत करने की सोचना भी मत। आपकी इज्जत का बहुत मोल है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि इस घर के लिए भी। मैं भी दुआ करूंगा कि आपको अपने पति से वो प्यार मिले जिस पर आपका हक है। भाभी ने पहले हाथ जोड़कर मुंह माफी मांगी और फिर हाँ में सर हिलाया और वो चली गई। उनके जाने के बाद मुझे खुद पर गर्व हुआ, क्योंकि मैं आज चाहता तो गलत रास्ते पर जा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं लेट गया और गोपाल भैया के बारे में सोचने लगा। गोपाल भैया बचपन से ही गलत संगत में रहा। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि आगे उसे जमींदारी का काम संभालना है। उसे सुधरने के लिए घर वालों ने उसकी शादी जल्दी करा दी, ये सोचकर कि वो सुधर जाएगा, और वो कुछ सुधरा भी। पर फिर भाभी को वो प्यार नहीं दे पाया जो उसे देना चाहिए था। दिन भर खेत के मजदूरों के साथ गांजा फूकना शुरू किया तो भाभी पर से उसका ध्यान हटता रहा। फिर भाभी पेट से हुई, घर वाले लड़के की उम्मीद करने लगे, और जब लड़की पैदा हुई तो सब ने उन्हें ही दोषी मान लिया। अब ऐसे में उन्हें खेत में काम करने वाले एक लड़के से प्यार हुआ और फिर वो कांड हुआ। उस कांड के बाद गोपाल भैया के दोस्तों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया और इसी के चलते उसकी शादी फिर से करा दी। नई वाली भाभी का पति गौना होने से पहले ही मर गया था, तो उनके लिए तो ये अच्छा मौका था, पर उन्हें क्या पता कि उन्हें एक चरसी के गले बांधा जा रहा है। पता नहीं उसने नई भाभी को कितना प्यार दिया या दिया भी कि नहीं। बचपन से ही उसे इतनी छूट दी गई थी जिसके कारण वो ऐसा हो गया। मेरे पैदा होने के बाद ना चाहते हुए भी घर में उसका और मेरा कंपैरिजन शुरू हो गया, और शायद इसी के चलते उसने किसी की परवाह नहीं की। खेतों में जाना छोड़ दिया, जो काम मेरे पिताजी को संभालना पड़ा। शहर वो सिर्फ और सिर्फ एक खास माल लेने जाता था। इस बहाने अगर किसी ने उसे कोई काम दे दिया तो वो करता, या कई बार वो भी नहीं करता। ताऊजी और पिताजी मजबूरी में सारा काम संभालते थे, क्योंकि उन्हें गोपाल भैया से अब कोई उम्मीद नहीं थी। यही सब सोचते सोचते सुबह हुई और मैं जल्दी से उठ गया, छत पर योग किया और वॉक के लिए बाहर निकल गया। मेरे वापस आने तक पिताजी और ताऊजी भी आ चुके थे। ताऊजी, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? उन्होंने भी सबकी तरह वही सवाल दोहराया। जी बीमार हो गया था। पिताजी, तो यहाँ नहीं आ सकता था? फोन कर देता, हम लेने आ जाते। यहाँ तेरी देखभाल अच्छे से होती। मैं आप सबको शादी ब्याह की तैयारी करनी थी, ऐसे में मुझे अपनी तीमारदारी करवाना सही नहीं लगा। अभी मैं ठीक हूँ। पिताजी, बहुत अक्ल आ गई तुझ में। ये कुछ पत्रियां हैं, इन्हें आज बांट आ और वापसी में टेंट वाले को बोलता आयो कि वो कल आ जाए। पिताजी ने मुझे शादी का काम पकड़ा दिया, जो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि उस घर में हर एक क्षण मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द दे रहा था। पिताजी, आप सबसे कुछ बात करनी है। ताऊजी, बोल, उखड़ी हुई आवाज में। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे अमेरिका जाना है, और फिर उसी कंपनी ने मुझे बेंगलुरु में जॉब भी ऑफर की है। मेरा इतना कहना था कि ताऊजी ने एक झन्नाटेदार तमाचा मेरे गाल पर दे मारा। ताऊजी, चुपचाप ब्याह के कामों में हाथ बटा, कोई नहीं जाना तूने अमेरिका। ताऊजी, ये मेरी लाइफ का सवाल है। पिताजी, भाई साहब ने कहा वो सुनाई नहीं दे रहा तुझे? कहीं नहीं जाएगा तू, जितना उड़ना था उतना उड़ लिया तू, अब घर बैठ। पिताजी, विदेश जाने का मौका सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, मैंने थोड़ा सख्ती दिखते हुए कहा। ताऊजी, तुझे विदेश जाना है ना? तू शादी कर, मैं भेजता हूँ तुझे विदेश। ताऊजी, आपको पता है कि एक तरफ की टिकट कितने की है? 90,000 रुपए है। 2 लोगों का आना जाना 4 लाख रुपए, वहाँ रहना खाना अलग। एक ट्रिप के लिए सब कुछ बेचना पड़ जाएगा आपको। ताई जी, तुझे शर्म नहीं आती जुबान लड़ाते? ताऊजी, नहीं नहीं नहीं, बात कुछ और है। ये विदेश जाना इसका बहाना है, असल बात कुछ और है। ताऊजी कुछ कुछ समझने लगे थे, पर मुझे तो उनसे सच छुपाना था, इसलिए मैं बस इसी बात को पकड़ कर बैठ गया। नहीं ताऊजी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये देखिए। ये कहते हुए मैंने उन्हें फोन में ईमेल दिखाई जो उनकी समझ तो आनी नहीं थी, इसलिए मैंने आशु को इशारे से बुलाया और उसे पढ़ने को कहा। उसने सारी मेल पढ़ी और ये भी कि वो मेल नीतू ने भेजा है। अश्विनी, जी दादाजी। पिताजी, चल एक पल को मान लेता हूँ, पर तू कुछ दिन रुक कर भी जा सकता है ना? अश्विनी, क्या तारीख लिखी है इसमें? अश्विनी, जी 29 तारीख। ताऊजी, अब बोल। मैं एक गहरी सांस लेते हुए, आपको सच सुनना ही है तो सुनिए, मैं इस शादी से ना खुश हूँ। इस इडियट को पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले,
वो पंडित याद है ना आपको, जिसे आपने इसके 10वीं के रिजल्ट वाले दिन बुलाया था? उसे मैंने पूरे 5,000 रुपये खिलाए थे ताकि वो आपके सामने झूठ बोले कि इसके ग्रहों में दोष है, वरना आप तो इसकी शादी तब ही करा देते। और ये वहाँ शहर में उस मंत्री के लड़के से इश्क लड़ा रही थी। आप सबको पता है न उस मंत्री के बारे में कि उसने क्या किया था। यही सब करने के लिए इसे शहर भेजा था आपने। शादी के बाद तो अब इसे वो मंत्री पढ़ने नहीं देगा। मैं जानबूझकर अश्विनी को बलि का बकरा बनाया। इधर मेरी बात सुन आशु का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि मैंने जो कहा था वो सच ही था। वही मेरे मुंह से ये सुनते ही ताऊ जी ने अपना सर पकड़ लिया और पिताजी समेत बाकी सभी लोग मुझे देखने लगे। ताई जी, तो इसीलिए तो कल अश्विनी पर बरस रहा था। हमने कितना पूछा पर वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। वो आगे कुछ और बोलती पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करा दिया और खुद बोले, ताऊ जी, तूने हम लोगों से दगा किया। मैं दगा कैसा? आप सबको प्यार से जब समझाया कि इसे आगे पढ़ने दो, तब आप सब ने मुझे ही झाड़ दिया, तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। मुझे क्या पता था कि शहर जाकर इसे हवा लग जाएगी और ये ऐसे गुल खिलाएगी। पिताजी कुत्ते, पिताजी ने मुझे जीवन में पहली बार गाली दी। आप सबको मैं ही गलत लग रहा हूँ, इसकी कोई गलती नहीं। 2 साल पहले तक तो आप सब इसे छोटी सी बात पर झिड़क दिया करते थे, और आज अचानक इतना प्यार क्यों?